गुड इवनिंग। उम्मीद है कि सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी का सीरीज लाए हैं। एनसीईआरटी का सीरीज इन द सेंस की बुक का जो है ओवरव्यू करवाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। हर एक क्लास 6 से स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको आसानी से मिलेंगे। हर सब्जेक्ट को एनसीईआरटी बुक ला के बुक में कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको समझाना और उसका क्वेश्चन जो है वो हर क्वेश्चन करना है, एक एक करके एक एक पॉइंट में करेंगे, जिससे कि आपका एनसीईआरटी से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगा वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 50% अराउंड क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी। उसमें क्या है, देखिए सौर मंडल में पृथ्वी, मतलब पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का एक भाग है। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, जितने ग्रह हैं उनके बारे में, प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया था उसके बारे में भी जानेंगे। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये सेशन भी आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए क्या अब देखिए क्या है, इसमें क्या है, देखिए सौर मंडल में पृथ्वी, ये टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का। उसमें क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्लास 6 का। उसमें पहला क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी, उसको देखना है। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज को पढ़ना है। जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद क्या है, ये मंगल है, शुक्र है और यूरेनस है, प्लूटो है जिसको हटा दिया गया, नेपच्यून है। ये सारे ग्रह हैं। क्या है, ग्रह किसको बोलते हैं, जो सूर्य के और चारों ओर परिक्रमा करता है। बुध है, उसके बाद कौन सा है, शनि है, पृथ्वी, बृहस्पति। ये सारे ग्रह हैं। इन्हीं के बारे में कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट चैप्टर का पहला, फर्स्ट क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी के क्लास 6 का पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, उसको जानते हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट को पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, आसानी से समझना है। देखिए क्या है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब आप सूर्यास्त को देखते होइएगा, सूर्यास्त के बाद जो आकाश का सीन होता है बड़ी अच्छा होता है, बड़ी मनोरम होता है। वो देखना आप लोग को काफी अच्छा भी लगता होगा। अब उसके बाद क्या है, आसमान में पहले एक दो पर क्या है, उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाता है ना, तो पहले देखेंगे कि एक छोटा सा तारा है। फिर धीरे 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 तारा का संख्या क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। वही कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद जो देखते हैं ना आकाश को, तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि आसमान में एक दो चमकते बिंदु, लेकिन बाद में संख्या बढ़ती जाती है और आप उसकी गणना नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते। वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। अब क्या है, संपूर्ण आकाश, पूरा आकाश लगेगा कि एक छोटा छोटा चमकते हुए छोटे छोटे बिंदु से क्या है, घिर जाते हैं। वही दिखता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरा जरा हुआ है। क्या जरा हुआ है, हीरा। इसमें कुछ टिमटिमाते हुए तारे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सबका टिमटिमाहट एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। वही बताया गया है, अलग अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन्हीं चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन किसको देखते हैं, चंद्रमा को, और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीना के बाद देखते हैं। उस रात को क्या बोला जाता है, चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा वाली रात। महीना में एक दिन पूरा चांद दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा या चांद वाली रात। क्लियर, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब क्या है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। कहने का मतलब है क्या,
15 दिन में एक बार क्या होता है पूर्णिमा और एक बार क्या होता है अमावस्या। उस दिन जिस दिन अमावस्या होगा उस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम रवि जी? क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए, देखिए ये पॉइंट बन गया, क्यों नहीं देख पाते हैं, इस पॉइंट को नोट करना है। कैसे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात में चमकने वाले वस्तु को हम दिन में देख नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं ना, रात में चमकने वाली वस्तु जो होता है उसका प्रकाश का जो ये तीव्रता होता है सूर्य के प्रकाश से काफी कम होता है, इसलिए वो दिन में दिखाई नहीं देता है। दिन में क्या दिखाई देता है, तो सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आपको एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आकाश में चमकते हैं उसी को खगोलीय पिंड कहते हैं। क्लियर? वैसा पिंड जो क्या है, वो देखिए क्या लिखा हुआ है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, चाहे वैसा सारा वस्तु जो रात में आकाश में चमकता है, वैसे उसको क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड। आज के बाद से अब खगोलीय पिंड दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा है। अब देखिए क्या है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये किससे बने होते हैं, गैस से। कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़ा आकार का होता है, वो किससे बना होता है, तो गैस से बना होता है और इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, जिस और वे बड़ी मात्रा में उष्मा को उत्सर्जित भी करते हैं, उसी को तारा कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और ये गैस से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है, जिस कारण ये क्या है, बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, तारा। क्लियर? तारा के बारे में भी आप समझ गए कि जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है और बहुत ज्यादा क्या उष्मा उत्सर्जित करता है, उसी को क्या कहेंगे, तारा। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। क्लियर हो गया ना, सूर्य क्या है, एक तारा है। अब देखिए आगे क्या है इसमें, अगला देखते हैं। ये खुल नहीं रहा क्यों? अच्छा ऐसे होना करना। ओहो, हाँ अब देखिए क्या है, इसको बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको देखे, अच्छे से दिखे, विजिबल हो आपको। अब देखिए क्या है इसमें, ये देखिए एक बच्चा है, वो कहाँ पर खड़ा है, उत्तर दिशा में। अब देखिए यहाँ पर एक तारा है और उसके बाद यहाँ पर ध्रुव तारा है। अब देखिए क्या, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान हैं, लेकिन हमसे इतना दूर हैं कि उनकी उष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते, उसके उष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तथा वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कुछ दूरी पर देखने पर ये सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज भी क्या है, छोटा दिखाई देता है। जब आकाश में जहाज को उड़ते हुए देखते होइएगा तो आपको लगता होगा ना कि बहुत छोटा है। इसी तरह से ये तारे भी बहुत दूर हैं, इसलिए काफी छोटे दिखाई देते हैं। अब देखिए क्या है, रात के समय आसमान की ओर देखते समय आप क्या करते हैं, भिन्न भिन्न समूहों द्वारा बनी गई आकृति देखते हैं, अलग अलग ग्रुप। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये आकृति बना हुआ है, ये आकृति बना हुआ है और ये बना हुआ है, तो वही कह रहा है भिन्न भिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आप समझ गए नक्षत्र मंडल क्या है, अलग अलग तरह का आकृति तारों का समूह दिखता होगा, उसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो अर्सा मेजर भी एक इसी तरह का नक्षत्र मंडल है। अब उसके बाद बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए क्या है, नक्षत्र मंडल है और सप्तर्षि
7 ऋषि या संत, 7 तारों का समूह। 1 2 3 4 5 6 7 है, देख लीजिए, इसी को सप्तर्षि बोलते हैं। अब उसको क्या बोलेंगे, अरसा मेजर। और इस चित्र में आपको दिखाया गया है, एक बच्ची को दिखाया गया है, देखिए सप्तर्षि एवं ध्रुव तारा, ये सप्तर्षि है और यहाँ पर क्या है, ध्रुव तारा है, वही दिखाया गया है। अब देखिए क्या है, आप क्या है, अब परिवार में नक्षत्र किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, आपको आसमान की ओर तारों और आप कहने का मतलब क्या हुआ इससे, आप अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं उनको बताइए कि देखिए ये सप्तर्षि है और ये ध्रुव तारा है। प्राचीन समय में दिशा के निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, ध्रुव तारा का। उत्तर दिशा को कौन दिखाता है, ध्रुव तारा। उत्तर दिशा को कौन तारा दिखाता है, तो ध्रुव तारा दिखाता है। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड को अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उष्मा और प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। मतलब जिसको उष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो किसके सहायता से चमकते हैं, तारे के सहायता से, उसको क्या कहेंगे, ग्रह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट। और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाले। अब देखिए ऐसे ही समझना है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक क्या है, ग्रह है। और यह संपूर्ण प्रकाश और उष्मा किससे प्राप्त करता है, तो सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। अब देखिए पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। यदि आप चंद्रमा पर जाइएगा ना तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह कैसा दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। क्लियर। अब देखिए कुछ ये पॉइंट जरूर देखिएगा, इसमें देखिए कुछ जो रोचक तथ्य दिया रहता है। इसमें देखिए पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस चारों ओर घूमने हुए क्या है, विभिन्न पदार्थों के। अब देखिए ये एक पट्टी है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। अब देखिए आगे क्या है नेक्स्ट में। अब देखिए अगला क्या है ये समझिए। देखिए यहां से देखिए, यहां पर क्या है, सेंटर में सूर्य है, उसके बाद कौन है, बुध, उसके बाद देखिए मरकरी या मंगल, उसके बाद कौन है, हमारा पृथ्वी, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या है, बुध है, उसके बाद क्या है, शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद क्या है, मंगल है, और उसके बाद ये पट्टी किस ग्रह का है, क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। क्षुद्र ग्रह मतलब समझ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे जो काम में नहीं आते हैं, वैसे ग्रह को क्या कहा जाता है, आके दिया होगा। उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है यूरेनस, और उसके बाद क्या है, नेपच्यून। सारे ग्रह का है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए आंतरिक ग्रह कौन हुआ, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। 4 ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह है। किससे, देखिए ये क्षुद्र ग्रह से जो पीछे जितना भी ग्रह है उसको क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह के बाद कौन है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर हो गया। अब देखिए क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच, देख लीजिए ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह, इस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसे ही पढ़ते जाना है। अब आगे देखिए क्या है, सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर क्या है, सौर मंडल का निर्माण करता है। कहने का मतलब सूर्य के साथ 8 ग्रह है, उपग्रह भी होगा, उल्का पिंड है, बहुत सारा चीज है इसमें, अन्य खगोलीय पिंड है, उससे मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। और सूर्य उस सौर परिवार का क्या है, मुखिया, समझते हैं ना, सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। अब देखिए सूर्य के बारे में दिया हुआ है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में, सेंटर में क्या देखे थे ना, केंद्र में क्या था, सौर, ये देखिए यहां पर क्या रहेगा, सूर्य, उसके चारों तरफ बाकी ग्रह घूमते रहेंगे। बाकी ग्रह किधर घूमेंगे, सूर्य के चारों तरफ होंगे। अब देखिए ये बहुत सारे गैस से बना हुआ है सूर्य,
इसका इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल, स्ट्रेस फोर्स, समझते हैं ना, खींचना। और इस खिंचाव बल क्या है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये सब क्वेश्चन है कि सौर मंडल के लिए एकमात्र प्रकाश और उष्मा का स्रोत कौन है, तो सूर्य है। अब देखिए क्या है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पर है तीसरा ग्रह तो है पृथ्वी, लेकिन फिर भी ये सूर्य से बहुत दूर है। कितना, तो 15 करोड़ किलोमीटर। समझ रहे हैं, 1 करोड़ किलोमीटर का समझ रहे हैं, बहुत दूर हो गया। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए ग्रह, अब तो पढ़ लिए सूर्य के बारे में जाने, अब ग्रह के बारे में जानते हैं। तो कितना ग्रह है, 8। पहले कितना था, 9। सूर्य से दूरी के अनुसार तो देखिए क्या है, बुध पहले नंबर पे है नजदीक में, उसके बाद कौन है, शुक्र, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद क्या है, मंगल, उसके बाद कौन है, बृहस्पति, उसके बाद कौन है देख लीजिए, और उसके बाद शनि। अब देखिए यूरेनस, और उसके बाद क्या है, नेपच्यून। उसके बाद क्या है, नेपच्यून। देख लीजिए, सबसे नजदीक सूर्य के बुध और सबसे दूर नेपच्यून। सबसे नजदीक सूर्य के बुध और सबसे दूर क्या, नेपच्यून। क्लियर। अब देखिए क्या है, उसी को एक शॉर्ट फॉर्म में याद करना है। माय वेरी क्या है दिया हुआ, ये देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए। अब देखिए ये सारे ग्रह जो है ना एक निश्चित पाथ पे चलते हैं। जैसे इसका भी, एक बुध का भी, हर का एक निश्चित पाथ है। उसी पाथ को क्या कहा जाता है, कक्षा। यहीं पर देखिए सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार है कि नहीं है। अब देखिए उसी को क्या कहते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन, 88 दिन। ये कितना दिन लेता है, 88 दिन लेता है। कितना दिन, 88 दिन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्या है, शुक्र को पृथ्वी को, अब देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन, जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब देखिए शुक्र और पृथ्वी क्या है, जुड़वा ग्रह है। इसको क्या बोला जाता है, जुड़वा ग्रह। इसको क्या बोला जाएगा, जुड़वा ग्रह। क्लियर। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह, एकमात्र ग्रह माना जाता था। प्लूटो को क्या माना जाता था, ग्रह। लेकिन क्या है देखिए, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय किया कि प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाए। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। कौन किया, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन क्या है 2006 में मीटिंग किया। उसने क्या बोला कि इसको बौना ग्रह बोला जाए, पूरा ग्रह नहीं बोला जाए। क्लियर हो रहा है ना। एक एक पॉइंट देखिए, आराम से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है। हम लोग कर रहे हैं, हम इंजॉय। कोई भी काम को देखिए सीरियस नहीं पढ़ना, मस्ती करना है। जिस तरह खेल की तरह लीजिए, स्टडी को एक खेल की तरह लीजिए। ये एक गेम है, इसमें वही सक्सेस होगा जो कंसंट्रेट होगा। पढ़ते पढ़ते आपका कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे खुद ऑटोमेटिक राइज करने लगेगा। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के बारे में बताया गया है। यह तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां। दूरी के हिसाब से क्या है, तीसरा, और आकार में क्या है, ये 5वां ग्रह है। अब यह पृथ्वी ध्रुव को क्या है, ध्रुव के तरफ चपटा। देख लीजिए पृथ्वी का, सही बात है। इसको बताएंगे बाकी की क्लास में भी, बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। ये देखिए इस टाइप का शेप है, ये देख लीजिए, यहाँ पर चपटा हुआ है, यहाँ पर चपटा हुआ है, यही बोल रहा है। अब देखिए क्या है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ बोलते हैं। भू आभ, भू आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार को क्या बोला जाएगा, भू आभ। कोई दिक्कत नहीं है। यही सब टर्म देखिए, यही सब टर्म जब आपके एग्जाम में आता होगा ना तो दिमाग फ्लक्चुएट कर जाता होगा कि क्या है, लेकिन यहीं से एनसीईआरटी से उठाता है ये सब पॉइंट। अब देखिए जीवन के अनुकूल परिस्थिति केवल पृथ्वी पर, सारे ग्रह में सिर्फ जीने के लायक सिचुएशन कहाँ है, पृथ्वी पर है। अब देखिए क्या है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
और वायु में क्या है, जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत यूनिक ग्रह है। यूनिक ग्रह किसको बोलते हैं, पृथ्वी को। अब देखिए क्या है, आरंभ अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता है, ये क्वेश्चन था एग्जाम में किसी में पूछा हुआ। किस कलर का, तो नीला कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 भाग क्या है, जल है। 2/3 भाग क्या है, जल है। अब देखिए चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, उसको चंद्रमा बोलते हैं। इसका व्यास, चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के व्यास मतलब समझते हैं ना, ये हो गया पूरा व्यास, और इसका जो आधा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, यहाँ का 1/4 है। अब देखिए क्या है, और हमारे कहाँ से कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का तुलना कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहुंचा था। ये भी रोचक तथ्य है। रोचक तथ्य एक्टिविटी, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। उपग्रह किसको बोलते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी को क्या बोलेंगे, उपग्रह। और मानव निर्मित भी उपग्रह बहुत सारे आए हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, अब देखिए क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन करता है, 27 दिन का पूरा टाइम लेता है। अब देखिए क्या है, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, पृथ्वी का ही एक अनुकूल है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं, और देखिए इसमें है पूर्णिमा के दिन इसकी छाया हम देख सकते हैं। अब देखिए जब पूर्णिमा आता है ना, तो उसका छाया दिखता होगा चंद्रमा पर, चंद्रमा का जो हल्का हल्का पर्वत पठार टाइप का। अब देखिए क्या है, क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त अत्यंत छोटे पिंड होते हैं जो किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। और इस पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। और ये किसके किसके बीच आता है, तो मंगल और, अभी जस्ट बताए थे ना कि मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। अब देखिए क्या है, उल्का पिंड। अब क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, कि क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग थे, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ, विस्फोट के कारण ये क्या हुआ, टूट के अलग हो गए। अब उल्का पिंड क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, बताइए, उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड किसको बोलेंगे, पृथ्वी के चारों तरफ जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चक्कर लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, उल्का पिंड। और देखिए उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आते हैं कि पृथ्वी के गति के कारण क्या होता है, गिरने लगते हैं, कहां पर, पृथ्वी पर आ जाते हैं। और घर्षण होने के कारण गर्म होकर ये क्या है, विस्फोट का रूप ले लेते हैं। किसका रूप लेते हैं, विस्फोटक का। अब देखिए क्या है, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर भी गिर जाता है। कहां पर गिरता है, सतह पर। क्या आपने तारा वाले आकाश में, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली सफेद पट्टी का एक ग्रुप देखते होइएगा, पूरा तारा का ग्रुप देखते होइएगा, उसी को कहा जाता है आकाश गंगा। तारा का एक पट्टी जो फैला होता है, जैसे ऐसा पट्टी आपको मिलेगा तारा का, उसी को क्या बोलेंगे, आकाश गंगा या मिल्की वे। हमारा सौरमंडल भी इसी आकाश गंगा का एक भाग है। अब देखिए प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में क्या है, प्राचीन भारत में लोग क्या समझता था कि आकाश में एक नदी बह रहा है, समझ रहे हैं ना। अभी तो आप क्लियर हो गया, हम लोग साइंटिफिक एज में जी रहे हैं, लेकिन उतना भी साइंटिफिक नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए। अब आकाश गंगा से मिलकर किसका निर्माण होता है, ब्रह्मांड का। सफेद पट्टी जो है पूरा आकाश में रात को दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं आकाश गंगा। और उस सारे आकाश गंगा से मिलकर किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का। अब देखिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना काफी कठिन है, बहुत बड़ा कठिन है। अब क्या है, ये पहला चैप्टर था, सिनॉप्सिस था, आप लोग पढ़िएगा पहला चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़िएगा। अब देखिए उसमें क्या है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध बता सकते हैं, आपका क्या संबंध है।
आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और ये सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और ये आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण किया? ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो आप समझ गए होइएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारा ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है। जरूर सोचिएगा, सोचने का क्षमता डेवलप करना है। पढ़ने में सोचने का क्षमता जिस दिन आपका डेवलप हो जाएगा ना, फिर तो बल्ले बल्ले है आपका। आगे क्या करना है कि क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर करना है, वो आप लोग कीजिएगा, नहीं होगा फिर बताया जाएगा। अब देखिए क्या है, सही उत्तर को बताना है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? अभी तुरंत बताए हैं, उम्मीद करके बताइए आप लोग। बृहस्पति, शनि और शुक्र में किसको बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कि सूर्य से तीसरा नजदीक सबसे ग्रह कौन है? देखिए अभी तुरंत क्वेश्चन आ गया ना। पहला था बुध, दूसरा था शुक्र और तीसरा क्या है? पृथ्वी। सूर्य से नजदीक कौन है? पृथ्वी। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे बनते जाता है। ऐसे पढ़िएगा ना एक बार तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा आप लोग से भी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सभी ग्रह सूर्य की ओर चक्कर किस पथ पर काटते हैं? बताए थे ना अभी। तो क्या था? वृत्तीय, आयताकार और दीर्घवृत्ताकार। किस पथ पर? तो दीर्घवृत्ताकार। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दक्षिण, उत्तर और पूर्व। बताइए उत्तर दिशा का। किस दिशा का? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बताइए मंगल और बृहस्पति के। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग को क्या करना है? बनाना है। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव को हिंट कर दिए। अब देखिए ऐसे ही पढ़ेंगे फिर से। ये एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। बुध, देखिए यहां पर देख लीजिए बनाया हुआ है, सूर्य बीच में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देख लीजिए ये बना हुआ है पट्टी के रूप में। उम्मीद है कि ये क्लास आपको, ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा? दूसरा चैप्टर। देखते हैं, पहले इस चैप्टर को एक बार आप लोग देख लीजिए।